क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बेसिक ऑपरेशन क्या हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के बारे में, ये जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास दो चैप्टर हैं क्लास 12th में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चैप्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा का पार्ट है और यहाँ से आपके लगभग 8 to 10 मार्क्स बोर्ड में बनते हैं। 8 से 10 नंबर का क्या बनेगा, आपका बोर्ड में बनेगा। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ये जो चैप्टर है ना, फ्री के मार्क्स हैं, आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स है, इट इज कलेक्शन, कलेक्शन बोल सकते हैं या फिर इसी को आप बोल सकते हैं सेट। इट इज कलेक्शन और अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे। अब अरे क्या है? तो अरे को एंट्री भी बोलते हैं, एंट्रीज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, यानी अरे, एंट्री और एलिमेंट ये आप किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, मे बी रियल नंबर, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी नंबर इसमें हो सकता है। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि अरे क्या होता है। अरे क्या है? अरे क्या है? तो एन अरे इज अ रेक्टेंगुलर arrangement of ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है या अरेंजमेंट है, उसी को क्या कहा जाता है? अरे। ठीक है, और अरे को अगर अच्छे से डिफाइन करना हो या मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो अरे के फॉर्म में, तो मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय, ये किससे डिनोट होगा? तो ये आपका होगा क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी एंट्री आपकी लिखी होगी उनको हम क्या बोलते हैं? एंट्री या एलिमेंट। और ये जो साइन है ये क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स का साइन है। ये क्या है? आपका मैट्रिक्स का साइन। एक और मैट्रिक्स का साइन होता है, अगर आपको इस तरीके से डबल वर्टिकल लाइन के अंदर कुछ भी लिखा दिखता है तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं कि ये भी क्या है? मैट्रिक्स का ही फॉर्म है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, डबल वर्टिकल। ठीक है ना, ये ध्यान देना है, क्योंकि अगर सिंगल है तो फिर वो डिटर्मिनेंट है ना। अगर सिंगल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, इसी का अगला पार्ट है मैट्रिक्स का। तो ये हो गया हमारा क्या? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? ये सेट के फॉर्म में, क्योंकि कलेक्शन है ये, है ना। तो इसको आप कैपिटल ABC जैसे सेट पे करते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं कि मैट्रिक्स में एलिमेंट किस टाइप से होंगे, तो अगर मैं कहूँ कि कोई A मैट्रिक्स है तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसको जब हम क्लोज्ड ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। अब ये जो अंदर साइड हैं ये सारे के सारे क्या हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं।
या एंट्री हैं, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट जो है ये जो इस तरीके से है हॉरिजेंटल फॉर्म में, हॉरिजेंटल फॉर्म में जो अरेंजमेंट है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, ये आपका क्या कहलाता है, रो। इसको हम क्या बोलते हैं, रो, और इसको आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड जो आपका वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है, वर्टिकल फॉर्म में, ये आपका कहलाता है कॉलम। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम रो किसको बोलें और कॉलम किसको बोलें। इसका तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आर है ना, आर को बनाते कैसे हैं, इस तरीके से, ये वाला पार्ट तो ऐसे जा रहा है, ये है ना हॉरिजेंटल लाइन, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये रो की बात कर रहा है, ठीक है। और कॉलम को जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इससे मतलब ये सी बन जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो वर्टिकल आ रहा है ये आपका क्या है, कॉलम है। इसके अंदर की ये सारी चीज़ें क्या हैं, एंट्री हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एंट्री। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे जैसे हम बात करें कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है ये कितने बाई कितने का है या इसका ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है आपका R1 यानी कि रो 1, ये क्या हो जाएगा रो 2, और ये क्या है रो 3। यानी रो कितने हैं आपके एंड कॉलम कितने हैं, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं C1 C2 C3, तो कॉलम भी कितने हैं 3। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना वो 3/3 का है, और 3/3 को राइट ऐसे करना है, और जब रीड करेंगे तो रीड आपको किस तरीके से करना है, इसको लिखेंगे 3/3, है ना, 3/3 का ऑर्डर है ये मैट्रिक्स का, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं नेक्स्ट लूँ, मैंने कहा एक एलिमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ बीच में ना कॉमन नहीं करना है, डायरेक्ट एलिमेंट लिखना है, 2 4 3 5 इस टाइप से है। ये हमारा क्या है, कोई मैट्रिक्स है। लेट से इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया कि ये क्या है, ए है, मैट्रिक्स ए है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर बात करेंगे यहाँ पे रो कितनी है, ये होगा R1, ये कितना है R2, और कॉलम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। तो इसका ऑर्डर कितना है, रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो ये 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2। नेक्स्ट अगर मैं कह दूँ कि बी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से है, 2 3 क्या है 2 3 5 इस टाइप से। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स में और राइट कर रहा हूँ, उसको बताना है 5 6 7, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं मतलब रो एंड कॉलम की बात करते हैं, तो इसमें रो कितना है 1, तो 1 हो गया, कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 1/3। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स सी की बात करें, इसमें ऑर्डर कितना है, तो इसमें देखेंगे कि रो कितने हैं 1 2 3, रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, तो 3/1, ठीक है। इस तरीके से हम ऑर्डर की बात करते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि एक मैट्रिक्स मैंने लिया B और इसको मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, A B C D E F G H I, ये भी हमारा क्या है मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर कितना है, तो रो कितनी है इसमें 1 2 3, 3 रो हैं तो ये हो जाएगा 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो आप इस तरीके से ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट या एंट्री, नंबर ऑफ एलिमेंट या एंट्री। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो ऑर्डर गिवन था उसी ऑर्डर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 3 जा 9, ठीक है। मतलब कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट करवा देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो आपका होता है नंबर ऑफ एंट्रीज यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितनी एंट्री है 9, तो देखिए ऑर्डर
3/3 का ऑर्डर था, इसमें हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो 9 आया, तो 9 क्या है, इसकी एंट्री है, नंबर ऑफ एंट्री। इस तरीके से हम करते हैं। अगर मैं जनरल मैट्रिक्स की बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे A11। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है, जो एंट्री है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिनोट कर रहा है। सेकंड 1 2, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 3, ये कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि लास्ट का एलिमेंट, अगर मैं कह दूं कि इसमें हमारे पास ये क्या है, रो है, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, कॉलम हम कह देते हैं कि m कॉलम है, तो कितना आ जाएगा A1 m, कहाँ तक जा रहा है, m तक, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट ये कितना हो जाएगा, 2 1, A22, A23 एंड सो ऑन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, A2m। सिमिलरली A31, A32, A33, A3m। तो सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से डैश डैश करूं और मैं कह दूं कि इसमें कितने रो हैं, n रो हैं, तो लास्ट वाला जो आएगा वो कितना हो जाएगा, n1, क्योंकि रो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरीके से n रो हो गई, तो कितना आ जाएगा n1। नेक्स्ट क्या आएगा, an2, an3 एंड सो ऑन। लास्ट में जो एलिमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, anm। हम कहेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है, और इस जनरल फॉर्म में हम बात करें कि कितने रो हैं, कितने कॉलम है, यानी कि ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है, और कितने n, तो रो कितनी हो गई n, कॉलम कितने हुए 1 2 3 4 5, कितने हैं m तक, तो m मतलब ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है ये n/m का है, और इसके अंदर ये जो एंट्री हैं, जो एलिमेंट हैं, ये अपनी पोजीशन बता रही है कि कहाँ पे है। जैसे A11 है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये क्या है, तो ये बता रहा है कि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो देखिए 1 2 3 और 1 2 है ना, मतलब कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट की पोजीशन अगर हमें बतानी है कि कहाँ पे होगा, तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैंने लिखा 3 2 5 6 5, कुछ इस फॉर्म में लिया, और मैंने पूछा कि बताइए कि A32 एलिमेंट क्या होगा। A32 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 3 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, मतलब कौन सी एलिमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, 5 की, तो ये हो जाएगा 5। अगर मैं बात करूँ कि A23 की वैल्यू क्या होगी, A23, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब कौन सी एंट्री, 2, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हम कोई भी एंट्री बता सकते हैं, या उसकी प्लेसेस क्या है इस फॉर्म में, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो जनरल फॉर्म हमने एलिमेंट देखा, अब इसके एलिमेंट्स की कैटेगरी भी होती है अलग अलग टाइप से, ठीक है। जैसे कि कोई एलिमेंट इस टाइप से है A32 और दूसरा एलिमेंट है A23, है ना, तो ऐसे एलिमेंट्स को जिन पे क्या होता है, जो प्लेसेस वैल्यू आपस में बदल रही है, जैसे 3 2 है तो 2 3 है, ऐसे को हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट क्या है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एलिमेंट या कॉन्जुगेट एंट्री, ठीक है। एंटी कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे, प्रकार। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या हुआ, किसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने लिखा A11, A12, A13,
A1 डैश करके मैंने लिखा AN1N, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें कि रो कितना है, तो रो इसमें एक ही है और कॉलम कितने हैं n, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/n, ठीक है, इस टाइप से। ये हमारा क्या है रो मैट्रिक्स। सेकंड हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये कॉलम होगा, कॉलम एक ही होगा, रो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा A11, ये क्या हो जाएगा A21, A31 एंड सो ऑन करके A, देखो 1 2 3 बढ़ता आ रहा है, ये तो 1 ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा M1, ठीक है। हम बात करें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे रो की बात करेंगे, तो रो कितनी है और फिर इसके बाद बात करेंगे कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो रो इसमें कितनी है M और कॉलम कितना है 1, तो M/1, ये इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रो मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, जिसमें रो एक ही हो और कॉलम एक से ज़्यादा हो, या फिर कह सकते हैं कि कॉलम ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका रो मैट्रिक्स। ऐसे भी डेफिनेशन मिल जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें आपके क्या होंगे कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन, है ना, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम से रो क्या होंगी ज़्यादा होंगी, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट या थर्ड नंबर, थर्ड है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम बोलते हैं जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हों जीरो हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे अगर हमारे पास एलिमेंट A11 इज इक्वल टू A22, इक्वल मत करिए इसको, कॉमा करिए, A33 एंड सो ऑन, इस टाइप से, है ना, सारे के सारे। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कोई नंबर होनी चाहिए, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, पर ध्यान देना है कि इसके अलावा जो सारी वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो, है ना। मतलब इसको हम जनरल फॉर्म में बताएं तो क्या हो जाएगा कि AIJ इक्वल टू कुछ नंबर होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी कि I इक्वल टू J, ठीक है। और इसके अलावा अगर AIJ इक्वल टू सारे एलिमेंट क्या आएंगे जीरो इफ़ I डज नॉट इक्वल टू J, है ना। ये क्या हो जाएगी हमारी डेफिनेशन हो गई, करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर I और J अलग अलग हैं, मतलब इक्वल नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो। अगर मैं इसी को कहूँ कि ये हमारा A है और इसको मुझे डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है या रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा A11 यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट अभी हम ना लेकर के सिर्फ जनरल फॉर्म लेते हैं, तो A11, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी जीरो, ठीक है, जीरो। ये क्या आ जाएगा A22, ये जीरो, 0 0 A33, ये हमारा क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। ये किस फॉर्म का हो गया। अब इसका ऑर्डर की बात करें तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये क्या है 3/3 का क्या है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट यानी कि जो आपके A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33 एंड सो ऑन करके ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स,
या फिर इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई के फॉर्म में आप इस तरीके से, जनरल फॉर्म आई से या आई की पावर n, वो अलग बात है, देखेंगे। मतलब क्या है कि वो क्या हो जाएगा कि कितने बार उसका मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। आई, अगर यहाँ पे नीचे है सफिक्स में 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का है। अगर I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन ये 3/3 का है, इस तरीके से। तो ये एक नोटेशन हो गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब आपके ये वाले एलिमेंट क्या आना चाहिए, ये क्या हो गया आपके डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का, ये हो गया 3/3 का। ठीक है, अगर आगे हम बढ़ें तो जो इसका 4th तक हो गया, 5th पार्ट, इनकी 5th टाइप्स हो जाएगा इसका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी आपका क्या है, इसी का पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर हम किसको बोलेंगे, अगर आपके डायगोनल एलिमेंट, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। अब सेम होने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एलिमेंट हैं A11, A12, A22, A21, A22, ये अगर हमारा पास 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसमें अगर ये वाले एलिमेंट, ये जो आपका डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी A11 इज इक्वल टू A12, A22 इज इक्वल टू A33 एंड सो ऑन, है ना, इक्वल टू AM एन, इस टाइप से। ये अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा एलिमेंट बन जाएगा, कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब इक्वल में कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स भी होते हैं। ठीक है, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि सारे स्केलर मैट्रिक्स आपके आइडेंटिटी हो ही, है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ 2 0 0 3, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे हमारे क्या होना चाहिए, आपके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है, इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग डायगोनल, ये आपके क्या है, इक्वल है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब है हमारा इस क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपका नेक्स्ट जो पार्ट हो जाएगा इस क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 इस टाइप से लिए तो 2/2, ये क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत ही आते हैं आपके क्या, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगेन 2 टाइप्स का होता है। एक तो होगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जो आपके प्रिंसिपल लीडिंग है,
इसके अपर वाले में लोअर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैं लिखा 1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है आपका मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का ऑर्डर है इसका। अब इसमें ये क्या है आपके डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट है या लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल में ये बोल रहा है अपर, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि आपको ये जो लीडिंग डायगोनल है ना, इसमें इसके लोअर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, मस्ट बी 0, है ना। मतलब आपके ये वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0, यानी A21 और ये क्या बच गया A31, ये सब क्या होंगे 0, A32 ये भी क्या होगा 0। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे अगर उसके नीचे वाले यानी कि डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या हैं, सारे के सारे 0 हैं, तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर को क्या बोलेंगे, लोअर में उल्टा है, लोअर में क्या हो जाएगा आपका, अपर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाले एलिमेंट अगर 0 हो गए तो क्या कहलाएगा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 0 0 है ना, 1 2 0, यहाँ पे 3, इस टाइप से, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट क्या है 0, तो अगर ये 0 है, ये हमारा क्या हो गया, लीडिंग डायगोनल हो गया। लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 है तो क्या कहलाएगा, लोअर मैट्रिक्स, और लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, अपर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हो गया, मतलब इसमें उल्टा है, अपर में लोअर 0 है और लोअर में अपर 0 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया आपका अपर एंड लोअर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारा रह गया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ तक तो हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स को एडिशन या अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स। तो अलजेब्रा ऑन मैट्रिक्स किस तरीके से डिफाइन होगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या इसको आप सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर सेम हो, है ना। यानी कि चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, ये तभी पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल इफ सेम ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ऑर्डर की बात हम पहले कर चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या है कि कितने रो और कितने कॉलम का है, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट्स से ए मैट्रिक्स है आपका 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है 5 6 2 4, इस टाइप से। तो इसका ऑर्डर कितना है, ये ऑर्डर है 2/2 और ये ऑर्डर कितना है 2/2, सेम ऑर्डर है। अगर सेम ऑर्डर है इसका मतलब क्या है कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। फिर करेंगे कैसे, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब यहाँ का A11 तो A11 ये वाला भी, है ना, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है अगर एडिशन है तो, है ना। मतलब A प्लस बी निकालना है या फिर A माइनस बी निकालना है, तो सेम क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप चाहें तो एक बार में ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं कि 2 + 5 ये हमारा पहली एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 + 6, नेक्स्ट क्या होगा 4 + 2 एंड 5 + 4, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 6 3 9, ये कितना हो जाएगा 6 और 5 4 9, तो ये हमारा क्या बन जाएगा A + B। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं A - B, ये कितना आएगा, तो 2 में से 5 माइनस कर देंगे डायरेक्टली, है ना। कितना आ जाएगा, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, 3 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 3, फिर 4 में से 2 माइनस होगा कितना आएगा 2, एंड 5 में से 4 माइनस होगा तो 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A - B और ये क्या हो गया A + B, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया।
मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर उनके क्या हो, ऑर्डर सेम हो, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा दे देता है कि आपके पास मैट्रिक्स दे देगा लेकिन वो डिफाइन ही नहीं होता है, जैसे इस तरीके से आपको लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया कुछ इस टाइप से। चलिए बताइए, अब आप उससे पूछ लिया कि ए प्लस बी बताएं, मतलब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब सेम ऑर्डर होगा। बट यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2×2, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। यहाँ पे हम बात करें कि रो कितना है, 1, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 1/3 का है। ऑर्डर ही सेम नहीं है, इसका मतलब इसका ये ए प्लस बी डिफाइन ही नहीं है ना, मतलब क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, या बोल सकते हैं कि डज नॉट डिफाइंड, है ना, ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है तो आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से ऑपरेशन होंगे, यानी अलजेब्रिक चीज़ें कैसे लगेंगी, है ना, वही ऑपरेशन जो हम बेसिक पहले से पढ़ते आए हुए हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं करता ना, वो सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले हम कह दें कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्वल दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो, है ना, इसमें भी सेम चीज़ क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो दो इक्वल होंगे। और अगर इक्वल हैं तो करॉस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, करॉस्पेंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 5 3x एंड b है y 5 एंड z 2, और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी a इक्वल टू क्या है, b, तो आपको फाइंड करना है कि x y z की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये बताना है। तो अगर ये इक्वल है, इसने बोल दिया कि इक्वल है, तो देखना है ऑर्डर क्या है, 2×2 का है और ये 2×2 का है, तो हाँ ठीक है, और इसने बोल दिया कि इक्वल है तो इक्वल रख दो, तो कितना आ जाएगा, 2 5 3x, ये एक हमारा मैट्रिक्स हो गया, और y 5 z 2। अब कंपेयर करवा दीजिए एलिमेंट का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, 2, और हम बात करें कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 2, और अब बात करें कि z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। तो ये इस तरीके से हम कंपेयर करके कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स में या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से रूल्स हैं जो ये फॉलो करता है। तो फर्स्ट रूल्स की अगर हम बात करें, क्या a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए डिफाइंड है या नहीं, है ना, यानी मैट्रिक्स को अगर इस तरीके से है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रूल्स। तो ये मैट्रिक्स में ये क्या है, वैलिड है, मतलब ये डिफाइन है कि आप a प्लस बी निकालें या b प्लस ए निकालें, दोनों का मतलब क्या है, सेम, ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है जो ये होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं, ये ए बी आपके मैट्रिक्स हैं, है ना, जहाँ पे ए एंड बी ये क्या है, आपके मैट्रिक्स हैं, ठीक है, मतलब ए बी आपके अलजेब्रा नहीं है, ये क्या है, मैट्रिक्स हैं, और मैट्रिक्स अपने आप में क्या है, अलजेब्रा का पार्ट है, तो अलजेब्रा के अंतर्गत मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ए और बी है तो ए प्लस बी प्लस सी, या ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे या तो हम a प्लस बी को ऐड कर लें फिर c को ऐड करें, या फिर a को छोड़ करके पहले b और c को ऐड कर लें देन a को ऐड करें, ठीक है, मतलब ये चीज़ भी इसमें ट्रू है, मतलब एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स क्या होगा आपका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर थर्ड है रूल्स आपका आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी रूल्स या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या करती है कि हम जो बचपन से पहले सीखते आए हैं कि अगर 2 है तो आइडेंटिटी यानी एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है 0, और आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, है ना। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के केसेस में क्या होगा कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करें, हमारे पास ए है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ओ से डिफाइन करेंगे, किससे डिनोट करेंगे ओ को, तो ए और ओ करें तो क्या आएगा आपका एलिमेंट, है ना। एलिमेंट मतलब कि मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है वही आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस टाइप से, यानी ए प्लस क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स, या इसी को क्या बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है 4th नंबर आपका आइडेंटिटी के बाद इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स ना लिख करके रूल्स लिखे, इनवर्स रूल्स। इनवर्स रूल क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स वही होगा। अगर ये हाँ एडिटिव की बात कर रहे हैं एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए जो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होगा 0। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या ऐड करें, वही पुरानी चीज़ है ना, जैसे 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 में हम क्या ऐड करें कि ये क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे इनवर्स। तो 2 में हम क्या ऐड करें -2, तो -2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब 0 का मतलब क्या हुआ कि ये आइडेंटिटी आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे मैट्रिक्स अगर ए है तो ए में हम क्या ऐड करें कि ये 0 मैट्रिक्स आ जाए, और 0 मैट्रिक्स आने का मतलब है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो ये वाले मैट्रिक्स के साथ क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका 0 है, 0 यहाँ पे o है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 ये जो है यानी o है, 0 ये क्या है आपका, ये है आपका आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केसेस में आपको ध्यान देखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं ना। जैसे हम यहाँ पे हम बताए थे कि आइडेंटिटी को हम किससे लिखते हैं, या तो I2 या फिर I3, इस टाइप से हम इसको करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही चीज़ है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टेंस होना चाहिए कि a प्लस बी हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं, है ना। a प्लस बी यानी a प्लस बी तभी हम फाइंड कर सकते हैं अगर इनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, है ना, अदरवाइज तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, मतलब इसमें अगर हम a में b को ऐड कर रहे हैं और 0 आ रहा है, इसका मतलब a और b क्या है, a एंड b ये बोथ आर क्या है, इनवर्स हैं एक दूसरे के, ये क्या है आपके इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस टाइप से। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर जनरल फॉर्म में ले तो अगर a है तो a का क्या होगा, आपका जो इन्वर्स होगा वो क्या आ जाएगा माइनस का a। ठीक है, यह क्या आएगा आपका इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, इस टाइप से। क्लियर है, तो यहाँ तक पहुँच गए हम एग्जिस्टेंस ऑफ। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल करके और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए आपके A11 और A22 और A33, इस फॉर्म में भी राइट कर दिया जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है इसका मतलब क्या है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है और बाकी डायगोनल के अलावा तो सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ डायगोनल्स और यहाँ पे लिख दिया 2 3 5, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 3×3 का मैट्रिक्स होगा और डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल एलिमेंट गिवन है, बाकी सारे क्या हैं 0 होंगे। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 0 0 0 3 0 0 0 5, है ना, या फिर ऐसा लिखें ये पूरा, या फिर ये लिखें, दोनों का मतलब क्या है सेम है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स को यहाँ पे A11 प्लस A22 प्लस A33 अगर इस फॉर्म में राइट कर दिया तो इसको बोलते हैं ट्रेस।
ये क्या है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस का मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना, एडिशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल को ऐड कर देना, ये आपका क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। ठीक है, डायगोनल को यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल्स, ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका लीडिंग डायगोनल्स है, अगर इसके एलिमेंट्स को एडिशन के फॉर्म में लिख दें तो इसको हम बोलते हैं ट्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे पास ए है कुछ इस तरीके से कि अल्फा स्क्वायर 2 3 2 बीटा स्क्वायर 5 और यहाँ पे है आपका गामा स्क्वायर। ठीक है, एंड बी आपको डिफाइन है 2 अल्फा 3 5 5 2 बीटा 6 2 3 2 गामा -3। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है कि ए आपको इस तरीके से डिफाइंड है और बी आपको इस तरीके से डिफाइंड है, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन फिर कंपेयर करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और लिख लीजिए कि इसका ट्रेस गिवन है ना, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी गिवन है। ठीक है, देन आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है या फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ट्रेस का मतलब क्या होता है कि डायगोनल को ऐड कर देना। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ये फाइंड करिए, यह आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एंड ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है कि ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस बी गिवन है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन 1 है और वेरिएबल्स 3 हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा 3 वेरिएबल्स हैं, और तीनों को वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये अपने आप में क्या है, एक फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला अगर इस पूरे को ट्रांसफॉर्म कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -2 अल्फ़ा -2 बीटा -2 गामा +3 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बन गया। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा को कंबाइन कर लीजिए तो 2 अल्फ़ा, ये जो 3 है ना, इसको आप क्या 1 + 1 + राइट नहीं कर सकते, 1 + 1 + 1 3 टाइम्स, तब भी 3 ही होगा। तो +1 यहाँ पे दे दीजिए। सेकेंड क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर -2 बीटा +1, नेक्स्ट 2 क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर -2 गामा +1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन सेम ही लिखा हुआ है। अब यहाँ तक आप देखिए कि ये क्या है, अपने आप में क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, बीटा -1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा गामा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तीनों एलिमेंट्स का जो सम है वो कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। आपको पता नहीं एक प्रॉपर्टी कि a + b + c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, अलग अलग ये क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0
तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एंड सिमिलरली आप करेंगे तो क्या आ जाएगा गामा की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, यानी अल्फ़ा बीटा गामा सभी की वैल्यू क्या है 1। तो अब आप वापस से आ जाइए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, ये क्या होगा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा क्या है 1 1 है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, पूरा इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे डिफाइंड होगा, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है अगर हम कह दें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो ए और बी हम तभी निकाल पाएंगे, या ए क्रॉस बी या ए डॉट बी, तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स है इसके कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड जो मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रो, ये क्या हो, सेम हो, तभी हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारी क्या होगी, कंडीशन हो गई, अदरवाइज प्रोडक्ट क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसका कुछ ऑर्डर है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स है b और इसका ऑर्डर है p/q। तो इनका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा, यानी a एंड b, है ना, ये तभी हम निकाल पाएंगे अगर इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसका कॉलम और इसके रो क्या हो, इक्वल हो, है ना। a एंड b, इट इज पॉसिबल व्हेन n इक्वल टू p, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी ये पॉसिबल है। सेकंड थिंग्स कि जो हमारा ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, मतलब m/q। तो m/q का जो हमारा क्या रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, m/q। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया a 2 3 4 इस टाइप से, और सेकंड b लिया, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। तो इसको मैंने लिया 2 3 4 5, ये इस फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है 3, तो 2/3, ये हो गया 2/3। सेम ऑर्डर हो गया, यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, है ना। मतलब क्या है, ए बी डिफाइंड है। अगर ए बी डिफाइंड है तो जो रिजल्ट होगा वो कितने बाई कितने का आएगा, तो रिजल्ट आएगा 2/3 का, यानी 2/3 का क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट में कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 2 5, मतलब अगर इसके हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रो कितना है 1 और कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। और बी की वैल्यू है, यानी कि बी जो मैट्रिक्स है आपका कुछ इस टाइप से है 1 2 3। अब क्या ये डिफाइंड है ए बी, क्या ए बी हम निकाल सकते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे 1/3 है, इसका ऑर्डर देखें कितना है, रो कितनी है यहाँ पे 3 और कॉलम कितना है 1, तो 3/1, सही है। ये वाला इसका कॉलम और इसकी रो दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ए बी डिफाइंड है। अगर ए बी डिफाइंड है तो क्या ए बी का ऑर्डर क्या होगा,
तो ऑर्डर आएगा ये 1 और ये 1, यानी कि 1/1। और 1/1 का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब आएगा तो कैसे आएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वो चीज़ देखेंगे। क्या करना है आपको, सिंपल सा मल्टीप्लाई करने के लिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की आपको लेना है रो और सेकंड मैट्रिक्स का लेना है कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, कॉलम। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है करस्पेंडिंग एलिमेंट्स का। करस्पेंडिंग एलिमेंट मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, और इसको एडिशन के फॉर्म में राइट करके आंसर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ए बी मुझे निकालना है, तो ए बी क्या आएगा, तो हम निकालते हैं, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई इधर कितना है 2 प्लस करस्पेंडिंग मल्टीप्लाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी ए बी 1/1 ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, और इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 5 3 जा 15। इसको सही से कर लेंगे, पूरा ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 15, 15 10 25। तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 25 1/1, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ए है मैट्रिक्स, कुछ इस तरीके से है कि ये है 2 5 3 6, और दूसरा है हमारे पास बी 1 2 1 3 4 5 6। ठीक है, इस टाइप से। अब देखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई इसका पॉसिबल है, यानी ए प्लस बी डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2/3, यानी कि जो रिजल्टिंग है हमारा 2/3 का आएगा। अब 2/3 का आएगा, इसका मतलब क्या है कि 2 रोज होंगे और कॉलम कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना है आपको, इसकी रो लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाले का रो पूरा और सेकंड वाले का कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है करस्पेंडिंग। ठीक है, तो पहला एलिमेंट कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसी का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10। फिर इसी रो का इसी कॉलम के साथ करना है और ऐसे राइट करते जाना है, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला रो कंप्लीट। ठीक है, 2 रो आनी है इसमें और 3 कॉलम आना है, तो 1 2 3 कॉलम हो गए। नेक्स्ट सेकेंड रो पकड़िए यहाँ से और इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है 1/1, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। तो मैं इसको डायरेक्ट राइट कर दूँ, 3 2 जा 6 प्लस 6 5 जा 30। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 6 2 जा 12। नेक्स्ट 3 3 जा 9 प्लस 6 6 जा 36। ठीक है, अब इसको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है सिंपल सा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। 25 में 4 ऐड करें कितना आ जाएगा 29। यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 10, 10 2 12। यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 5 6 जा 30, ये कितना आ जाएगा 36। यहाँ से कितना आएगा 36, ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 36 एंड 9 45। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टिंग मैट्रिक्स हो गया ए बी, जिसका ऑर्डर कितना है 2/3 का। इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस तरीके से। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर मान लीजिए ये शॉर्टकट तभी काम आएगा जब आपको पार्टिकुलर कुछ एलिमेंट निकालना हो। ठीक है, सारे एलिमेंट ना निकालना हो। ठीक है, तब हम फिर आपको वहाँ पे उस तरीके से करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके इसी तरीके से करना होगा, या फिर ये भी ऐसे करके और फिर निकाल करके कर सकते हैं, बट वो टाइम वेस्टिंग होगा, है ना। लाइक अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कुछ एलिमेंट है या मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू मेरे पास है 2 3
5 2, ठीक है। और बी एलिमेंट मैंने लिया, बी मैट्रिक्स लिया 2 1 2 3 2 3, इस टाइप से। इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/3, मतलब इसका मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और अगर मैं पूछूँ आपसे कि जो रिजल्ट आएगा यानी ए बी जो रिजल्ट आएगा यानी ए बी मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, तो 2/3 होगा। और 2/3 में 2/3 को अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखूँ तो इसका मतलब है 2 रो आएंगी, यानी कि A11 कॉलम कितने आएंगे 3, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। अब इसमें से आपको पूरे एलिमेंट ना निकालना हो, सिर्फ इतना निकालना हो कि A22 कितना आएगा, ये बताओ, है ना, सिर्फ इतना पूछा हुआ हो। तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप क्या करेंगे, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसके बाद पिक करेंगे कि A22 की वैल्यू क्या होगी। या सेकंड है आपको कि भाई A22 पूछा हुआ है, A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ से आप उठाइए सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो सेकंड रो ये हो गई और यहाँ पे सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम ये हो गया। अब इसी को बस आप मल्टीप्लाई करवा लें तो कितना आ जाएगा 5 पंजा 5 5 पंजा 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 2 4, कितना आ जाएगा 9, है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना, इस तरीके से। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ बताओ A11 कितना आएगा, A11 इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो कितना है ये और फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 और प्लस 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा 13। मैं बात करूँ कि आप मुझे बताइए कि A12 क्या आएगा, A12 रिजल्टिंग की बात कर रहे हैं ना, रिजल्टिंग के बाद A12 क्या आएगा, मतलब ये है ए बी में, ये ए बी की बात है, ए बी में ये सारी चीज़ें हैं। तो A12 का मतलब कितना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसमें कितना आ जाएगा 2 1 2 और प्लस कितना आ जाएगा 3 2 6, तो ये हो गया 8। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आप बताएं A13 कितना आएगा, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 एंड 3 3 9, कितना आएगा 13। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि A23 कितना आएगा, A23 का मतलब क्या है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, कितना आ जाएगा 5 2 10 प्लस 2 3 6, तो कितना आ गया ये 16, ये इस तरीके से। तो हमने सारे एलिमेंट निकाल लिया और ए बी का अगर निकालना है तो फिर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर इसका पूरा सॉल्व करने के बाद करेंगे तो देखेंगे कंपेयर करेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यही एलिमेंट मिल जाएंगे, है ना। ये पूरे के पूरे कितने एलिमेंट होने चाहिए थे हमारे पास 2 3 6, तो क्या यहाँ पे हमने 6 निकाल लिए, 1 2 3 4 5, एक हमारा छूट गया है, ठीक है, इसकी हुआ तो A12 हो गया, तो A21 ये कितना आएगा, इसका मतलब क्या है A21 का मतलब क्या है कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 5 2 10 और प्लस 2 3 6, यानी कि 16, ठीक है। ये इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, वही सारी चीज़ें प्रॉपर्टी इसमें भी देखना है हमको। प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लाई, ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी होंगी, सेम चीज़ आपको देखना है यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ये डिफाइंड है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये डिफाइंड नहीं होगा, है ना, मतलब इन जनरल, यहाँ पे एक वर्ड मैं मेंशन कर रहा हूँ इन जनरल। इन जनरल क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी और बी ए क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ ये प्रॉपर्टी इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आप निकालेंगे भी तो ए बी इक्वल टू बी ए निकाल करके आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं छोटा सा अगर एग्जांपल ले लूँ कि 2 3 1 2, ये आपका क्या है 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, ये मान लेते हैं लेट से ए है और बी को मैंने ले लिया छोटा सा ही 1 0 0 1,
ठीक है। अब इसको हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालेंगे, यानी कि ए बी निकालेंगे, और ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 2/2 का, क्योंकि ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 0 0, मतलब यहाँ पे रो लेना है और यहाँ पे कॉलम लेना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, फिर इसका सेकंड के साथ करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3। फिर यहाँ पे 1 1 जा 1 और 2 का कितना हो जाएगा 0, फिर अगेन 1 0 0 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई ए बी कितना आ गया 2 3 1 2। अब सेम चीज़ उल्टा कर लेते हैं। अब उल्टा करने का मतलब क्या है कि बी ए निकालते हैं हम। ठीक है, बी ए निकालते हैं, बी ए में भी ऑर्डर तो वही आएगा 2/2 क्योंकि सेम है। अब यहाँ से निकालते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पहले इसको लेना है, इसके रो और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 1 2 जा 2 और 0 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 3 जा 3 और ये कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखेंगे आप सेकंड वाला रो लेंगे और यहाँ पे सेम चीज़, तो 0 और ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे हम करेंगे कितना सेम चीज़ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 0 और ये 2। तो इस केसेस में आप देखिए, इस केसेस में क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना, ए बी इक्वल टू बी ए आ रहा है। बट इसी की वजह से मैंने क्या लिखा हुआ है इन जनरल, ये हमेशा नहीं होगा बट कुछ कंडीशन पे डिफाइंड भी है। जैसे इस कंडीशन पे आ रहा है मतलब ये डिफाइन हो रहा है, बट हमेशा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और बी ले लिया मैंने आपका 4 5 1 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 4 जा 4, ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी कितना आ जाएगा 1 4 जा 4 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 5 जा 5 एंड 2 2 जा 4, सेम चीज़ 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा 4, फिर कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 और प्लस 4 2 जा 8। ये हो गया, इसको सॉर्ट आउट करें कितना आ जाएगा 4 2 6 5 4 9 12 4 16 और ये कितना आ जाएगा 23। तो ये हो गया हमारा ए बी। बी ए निकालते हैं, बी ए का मतलब क्या है, इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 5 1 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4। इसको देखें कितना आ जाएगा, तो 4 1 जा 4 एंड 5 3 जा 15, फिर 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20, नेक्स्ट 1 1 जा 1 एंड 2 3 जा 6, फिर 1 2 जा 2 एंड 2 4 जा 8। इसको सॉर्ट आउट करें तो कितना आ जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 28 7 एंड दिस इज 10। अब यहाँ पे आप देखिए क्या ये वाला मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट यहाँ पे कितना है 6 है, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम पहले देख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है 19 है, मतलब इक्वल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये इन जनरल है ना, मतलब जनरल फॉर्म में ऐसा ही होता है, बट कभी कभी ए बी इक्वल टू बी ए भी होता है। ठीक है, वो चीज़ हमने इसके पहले हमने ले करके दिखाया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इवन अगर आपके पास ए बी डिफाइंड है, अगर अब आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और ए बी का प्रोडक्ट डिफाइंड है, डिफाइंड मीनिंग मतलब क्या हुआ कि ए का जो आपका कॉलम है और बी का जो रो है वो क्या है इक्वल है, तभी तो डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड है ए बी, तो हो सकता है कि बी ए डिफाइंड ही ना हो, है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकालना तो अलग ही बात है, डिफाइंड ही ना हो, डज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट रूल्स की अगर हम बात करें, इसमें मल्टीप्लाई में हम एसोसिएटिव की मतलब ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी,
एसोसिएटिव का सिंपल सा मतलब होता है क्या, ब्रैकेट का चेंज होना। अब हम इसमें पहले ए बी निकाल लें फिर सी निकालें, या फिर हम इसमें बी सी निकाल लें और फिर बाद में ए का प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अगर इन केस ऑफ हम इस सारी चीज़ें की बात करते हैं तो हमारे मैट्रिक्स में एसोसिएटिव रूल्स फॉलो होता है। मतलब ये चीज़ क्या है आपकी, ट्रू है। मतलब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर बाद में सी के साथ प्रोडक्ट करें, या फिर पहले आप बी और सी का प्रोडक्ट निकाल लें देन फिर ए का प्रोडक्ट करें, तो ये ट्रू है, ठीक है। और फोर्थ चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इधर साइड बी मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर का, और इसके साथ अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई तीसरा मैट्रिक्स है तो इसको हम प्रोडक्ट करवा दें, है ना। मतलब यहाँ से सी, लेट से सी क्या है, कोई मैट्रिक्स है तो सी को हमने कर दिया, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ए सी इक्वल टू बी सी, तब भी ये क्या होंगे, इक्वल ही मैट्रिक्स रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये ट्रू है। बट ये ध्यान देना कि अब यही ऑर्डर होना चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई तो होगा, है ना, मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बट एक चीज़ ध्यान देना है कि ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब क्या होगा, या तो प्री करेंगे, प्री मल्टीप्लाई, या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई, है ना, या तो पहले ही करेंगे या फिर बाद में ही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इधर साइड, जैसे लेट से अगर हम कहें कि ए है और ये बी है, तो इसमें आपने सी का मल्टीप्लाई इधर करवा दिया इस बाद में, और इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया पहले, तो ये नहीं है ना, ये डज नॉट इक्वल टू, है ना, ये मे भी डिफाइंड भी हो सकता है और नहीं भी डिफाइंड हो सकता है, पर जनरल केस में क्या होगा कि डज नॉट डिफाइंड, है ना, मतलब ये सही नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सेम चीज़ हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई और हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो आई ए करें या फिर ए आई करें, दोनों केसेस में आपका क्या आएगा, एलिमेंट ही आता है, ठीक है। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वही आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। क्लियर है इस तरीके से। फिर हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा मतलब है कि रो को चेंज कर देना है कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देना है रो में, है ना, ये क्या कहलाता है आपका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो ए डैश लिखें या फिर ए की पावर में टी, इस टाइप से। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये 2 4, यानी कि ये जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा, यानी कि 2 4, और ये कॉलम है 3 5, तो ये भी रो बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 5। तो ये आपका क्या है, ट्रांसपोज। मतलब अगर ये ए है तो ये क्या है आपका ए डैश या ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ प्रॉपर्टी ध्यान पे रखना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में या कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैट्रिक्स में, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और इसका आपने क्या निकाला है, ट्रांसपोज निकाला है, तो इसमें सिंपल सा मतलब है कि रो चेंज कॉलम, है ना, इंटरचेंज हो जाएगा, रो कॉलम हो जाएगी और कॉलम रो बन जाएगा। सेकेंड थिंग्स आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इस तरीके से मैट्रिक्स गिवन है ए डैश और उसका भी डैश, मतलब एक मैट्रिक्स है ए, उसका आप ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालें, तो आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है। सेकंड थिंग्स, अगर आपके पास कोई स्केलर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं लाइक के, तो के और इसका आपने क्या निकाला, ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा, के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और आपका ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, मतलब ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ए और बी का ट्रांसपोज मतलब डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसपोज निकाला, तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पे रखना है। बाकी चीज़ें तो आसान है, वो सही है, इसको ध्यान पे रखना है कि ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें ट्रांसपोज में उल्टा हो जाता है। अगर ए बी आप निकाल रहे हैं, मतलब कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उसका आप प्रोडक्ट निकालें फिर ट्रांसपोज निकालें, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अलग अलग इक्वल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाला और वो ए आ जाए, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाए, कोई मैट्रिक्स ए है और ए मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और सेकंड इसी का स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है और इसका आपने ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद ये क्या आ जाना चाहिए, माइनस ए, मतलब मैट्रिक्स तो वही रहे, बस साइन बस चेंज हो जाए, यानी प्लस है तो माइनस हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको एडिशन के फॉर्म, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है तो ए डैश ये आपका क्या होगा, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, एडिशन हो गया इन दोनों का। अगर ए माइनस ए डैश ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो ए है यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी ए प्लस ए बाई टू और ये क्या आ जाएगा प्लस ए माइनस बाई टू, है ना, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये ए ही आएगा ना। इसका मतलब क्या है, ये तो जनरल फॉर्म है, छोटी सी चीज़ें हैं कि इसका मतलब कुछ किया नहीं गया, बस वही सारी चीज़ें हैं ना। मतलब ए है तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए डैश को ऐड कर दिया और ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मतलब जितना ऐड किया उतना ही हमने क्या कर दिया, वो सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे ए और ए क्या कितना हो जाएगा, 2a, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब वही लिखा हुआ है, लिखने का तरीका बस हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि हम मैट्रिक्स में ऑपरेशन कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब है कि हम उसमें रो एंड कॉलम में कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रो एंड कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चेंजेस को हम लिखते कैसे हैं वो सारी चीज़ें देखना है। जैसे हम चाह रहे हैं कि R2 में चेंज हो जाए। R2 मतलब कि अब जैसे हमने मैट्रिक्स देखा कि हमारे पास ये ए है ना, और ये 2 3 4 5 इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है। हम चाह रहे हैं कि इसमें कुछ ऑपरेशन करें और फिर इसके बाद हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे R2 ये फर्स्ट रो सेकंड रो है ना, तो R2 में हम चेंज करना चाह रहे हैं और किस तरीके से करना चाह रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि R2 में हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे, R2 माइनस R1 करके, है ना, इस टाइप से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं तो कॉलम में आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे C2 में चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि C2 माइनस C1 करके या फिर C1 माइनस C2 करके, जैसे भी नीड होगी क्वेश्चन में, सोल्यूशन में, उस टाइप से हम यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से हम चाहें कि इसमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई जब होगा ना तो अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये a है तो 2a, तो 2a का मतलब क्या होगा कि इसमें जितना a है a मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, तो ये हमारा कितना हो गया 2a, इस टाइप से, ठीक है। फिर हम कॉमन भी ले सकते हैं अगेन, है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन भी आ जाएगा, तो सेम चीज़ है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाउड है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है। ऑपरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है, तो सॉल्व करने के लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, कोफैक्टर एंड इनवर्स, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको छोड़ देते हैं, डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे डिटेल में, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है।
अभी हम सिर्फ इन्वर्स की बात करते हैं, ठीक है। हालांकि इसको नेक्स्ट में, अभी नेक्स्ट पार्ट जो डिटर्मिनेंट का है उसमें हम देखेंगे कोफैक्टर वगैरह। आप क्या देखेंगे उसमें? कोफैक्टर, और फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, और उसके एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और फिर इन्वर्स निकालना है ना मैट्रिक्स का। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए डिफाइंड होती हैं? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट का फॉर्म बनेगा, है ना। जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वो डिटर्मिनेंट में नहीं जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट क्या हो गया? नेक्स्ट वर्जन है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स वैसे आपने कैलकुलेट कर लिया, पहले बात कर ली है, बट अगर दूसरा फॉर्मूले के फॉर्म में कहना चाहें तो ए इन्वर्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एंड सेकंड आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, ये प्रोसीजर। अब डिटर्मिनेंट क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर कुछ ऑपरेशन है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा या इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। इसको इक्वेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इस केसेस में क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन होगा और देन आपको सॉल्व करना है इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। लाइक जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास कुछ बुक्स हैं, जैसे हमने कह दिया कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, 3 बुक हैं हमारे पास, ठीक है। और ये बुक हम चाह रहे हैं कि हम सभी बुक को 12 किताबें मंगवाना चाह रहे हैं, और इनका प्राइस है आपका, लेट्स से कि 30 है, 50 है और 60 रुपये, है ना, रिस्पेक्टिवली। मतलब फिजिक्स की बुक है वो 30 रुपये में आ रही है, केमिस्ट्री की 50 की आ रही है और मैथ्स की आ रही है 60 रुपये की। तो आपको बताना है कि टोटल अमाउंट कितना एक्सपेंड होगा, तो इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कि यहाँ पे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो आप इसको राइट कर लें कि यहाँ पे कितनी कितनी लेना है। तो 12 आपका क्या हो जाएगा? स्केलर, 12 लेना है सभी को, तो 12 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे चाहे रो में लिख लीजिए, कॉलम में, है ना, दोनों तरीके से। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि रो मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे फिजिक्स कितनी है? 12। तो फिजिक्स यहाँ पे हम कितनी ले रहे हैं? फिजिक्स की ले रहे हैं, केमिस्ट्री की ले रहे हैं और मैथ्स की ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 हो गया। अब यहाँ पे हमको प्राइस देखना है कि प्राइस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आप चाहें तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए कि कितना है, PCM, जो भी आप लेना चाह रहे हैं, है ना, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये कितना है? 30, और ये भी कितना है आपका? 50, और ये 60। बस, तो इसको आपके क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। भाई आपको एक बुक कितने की आ रही है? 30 की, तो जो 12 बुक हैं वो कितने की आएंगी? तो इस दोनों का क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 360, और ये कितना हो जाएगा? 600, और ये कितना आ जाएगा? 72, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल पूछा हुआ है, यानी कि सम कर देना है। अब सम करने का मतलब क्या है? इन सबको ऐड कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 360 प्लस 600 प्लस 720। तो ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अलजेब्रा सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स भी आप ले सकते हैं ना, कि x, y, z इस फॉर्म में, तो भी ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा आपके यहाँ? 12x, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये हमारा हुआ मैट्रिक्स का 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके फॉर्म में। और इसका जो और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इन्वर्स निकालना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इन्वर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, वो सारी चीज़ें, उसको सोल्यूशन पूरा, तो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।